मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। पेपर लीक मामला छाया हुआ है चारों तरफ। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, बातें कही जा रही हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बिहार में ही नहीं पूरे भारत में जो सॉल्वर गैंग है वो कितना शक्तिशाली है। और उसको अ, इतना इतनी उसकी ताकत है, इतनी बड़ी पहुंच है कि वहां पे अंत में जाते जाते सारे मामले, सारी जांच, सारी चीजें कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाती हैं। इसके पहले भी कई बार पेपर लीक हुआ है। और केवल बीपीएससी का ही नहीं हुआ है, विश्वविद्यालयों का हुआ है, मेडिकल का हुआ है। मैं इसका खुलासा बहुत जल्दी करने जा रहा हूँ। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, नामी विश्वविद्यालय बिहार का, और वहाँ भी इस तरह की घटनाएँ होती हैं। 15 में हुआ है, 20 में हुआ है और उसकी जाँच तक नहीं हुई। तो ऐसे मामले होते रहे हैं, लेकिन इस बार जो ईओयू ने की एसआईटी ने जो खुलासा किया है, वो अचंभित करने वाला है। मात्र 2-4 दिन के अंदर में उसने ये कह दिया कि सरकारी मुलाजिम द्वारा ही ये किया गया है पेपर लीक। अब प्रश्न उठता है कि भाई, ये सरकारी मुलाजिम कौन है? किस स्तर का मुलाजिम है? पदाधिकारी है या कर्मी है, कर्मचारी है? किस तरह उसने पेपर लीक किया? किसको पेपर लीक किया? उसकी पहुँच कहाँ-कहाँ तक है? उसको किन लोगों का संरक्षण प्राप्त है? इस तरह के 1 दर्जन सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अभी मैं जो खुलासा करने जा रहा हूँ, वो एसआईटी से मिली जानकारी के अनुसार, उसको आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएँगे। जी हाँ, वो मास्टरमाइंड जिसका जिसके बारे में एसआईटी का कहना है कि यही मास्टरमाइंड है जिसने पेपर लीक किया है, वह व्यक्ति ग्रामीण कार्य विभाग में अकाउंटेंट के पद पर, लेखापाल के पद पर काम करता है। विशाल, नाम है विशाल, काम भी विशाल है, लेकिन नेगेटिव काम ही विशाल है। गोलमाल बड़ा है, घोटाला विशाल करता है, उसका नाम भी विशाल है और वो डिविज़नल अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत है। इतना ही नहीं, ये पूरे मामले में विशाल के कई साथी भी हैं। और बातें तो यहाँ तक आ रही हैं कि उसकी पहुँच केवल राज्य स्तर पर नहीं है। यूपी में, उधर झारखंड में, हरियाणा में, ये आशंकाएँ जताई जा रही हैं कि ये जो जो इनका अ, गैंग है, इनका जो फैलाव है, वो केवल राज्य स्तरीय नहीं है, राज्य के बाहर भी है। अब इसकी जाँच तो होगी और जाँच चल रही है, लेकिन आपको बता दें कि इसके पहले भी ये जो विशाल है, वो और उसका साथी विजेंद्र गुप्ता के साथ, ये दोनों उड़ीसा में पुलिस के हत्थे चढ़ा था। और उस समय उड़ीसा एसएससी का एग्जाम होने जा रहा था, उसी के 1 दिन पहले ये पकड़ा गया था, लेकिन फिर ये छूट गया था। और इनका कार्य प्रणाली जो है, वो भी अजब है, जो अभी देखने को मिला है। ये पेपर लीक कराते हैं और पेपर लीक सेंटर से कराते हैं, ऐसा नहीं है। ये पेपर लीक क्वेश्चन पेपर के सेंटर पर पहुँचने के पूर्व में ही करा लेते हैं। और उसके बाद सारे जो अभ्यर्थी हैं, चूँकि इनके एजेंट हर जगह, हर शहर में, राज्य में फैले हुए हैं, अभ्यर्थियों की तलाश करता है, उनसे पैसे का डिमांड करता है और उन लोगों को निहत्थे निहत्थे का मतलब कि आजकल सबसे बड़ा जो अस्त्र है, वो है मोबाइल। तो बिना मोबाइल के खाली हाथ उन लोगों को स्टेट के बाहर ले जाया जाता है। जो पड़ोसी स्टेट होते हैं वहाँ ले जाते हैं, शहरों में ले जाते हैं और वहाँ पे रख के और 1 दिन में रटा दिया जाता है क्वेश्चन कि हाँ, आपको ये देना है। मतलब क्वेश्चन को कहीं भी अभ्यर्थियों के हाथ में नहीं दिया जाता है। वो बंद कमरे में उनको रटाया जाता है। उन अभ्यर्थियों के पास मोबाइल नहीं होता है जिससे ये मामला लीक हो। मतलब कि पूरी गोपनीयता का प्रबंध किया जाता है और पूरे योजनाबद्ध तरीके से ये काम होता है। और इसी कार्यप्रणाली के तहत बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जाम होना था, उसके लिए झारखंड के हजारीबाग में ये लोगों को लेकर गया था और वहाँ पर
उनको रटाया जा रहा था, इसी बीच में वो गिरफ्तारियाँ हुई थी जिसमें 271 लोग पकड़े गए। और ये जो गिरफ्तारियाँ हुई उसके बाद एसआईटी ने तो यहाँ तक दावा किया कि परीक्षा के पूर्व ही ये क्वेश्चन लीक करवाया जा चुका था। मतलब कि अब देखिए परीक्षा तो 15 तारीख को थी, प्रथम और द्वितीय पारी में, और 15 तारीख को पहले सवेरे की छापेमारी में हजारीबाग से ये लोग पकड़े गए थे, जहाँ इन लोगों के लिए लग्जरी बस तैयार थी, जिन पे ये सवार होते और अपने परीक्षा केंद्र पर भेजे जाते, जहाँ ये परीक्षा देते। रात भर रट चुके थे, परीक्षा देते, पास करते, शिक्षक बनते, और चोरी से बने हुए शिक्षक समाज के बच्चों को क्या देते, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छा, ये जो जो उड़ीसा में ये लोग गिरफ्तार हुए, उसके बाद निकले, आए, और उसके बाद से फिर ये इस चक्कर में पड़ गए थे कि अगला लीक किस परीक्षा का करवाना है, और उसमें सबसे नज़दीक आ गया था बीपीएससी टीआरई 3 का, और इसमें इसके कई साथी थे, जिसमें विजेंद्र गुप्ता है, रॉकी पटेल है, नालंदा का संजीव सिंह है। ये इन सारे लोगों का यही काम था, और इसी में ये पूरी तरह लिप्त थे, और मास्टरमाइंड वो अकाउंटेंट था विशाल। और सच बात यह है कि जब विशाल की गिरफ्तारी पटना के करबिघैया से हुई, तो उससे जो पूछताछ हुआ, उसके बाद ये सारी घटनाएं अंजाम दी गई। हालांकि इसमें भी एक लोचा नजर आ रहा है, क्योंकि करबिघैया में जब बताया जाता है, ये ईओ द्वारा, जो करबिघैया में जब विशाल को पकड़ा गया, उसके बाद पूछताछ हुई, तब अ, हजारीबाग का मामला सामने आया। लेकिन शुरू में ये कहा गया था कि झारखंड पुलिस एक ही जगह पे बड़ी संख्या में लोगों को, जब ये पता चला कि सारे लोग 200 आदमी आए हैं, कोई उस तरह का वहाँ फंक्शन नहीं है, और वहाँ पे जमे हुए हैं एक रात से, उस शक पर हजारीबाग पुलिस वहाँ पहुंची थी। और इसके पहले भी झारखंड में भी चूंकि इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं पेपर लीक के मामला को, उसके बाद ये मामला फैला था, और उसके बाद ईओ की टीम वहाँ पहुंची थी। शुरू में इस तरह की कहानी आई थी। बाद में ये हुआ कि ईओ ने पहले विशाल को पकड़ा, और उसकी निशानदेही पर हजारीबाग में, तो खैर ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि मुद्दा यह है कि जो आर्थिक इकाई है, उसने अपना रिपोर्ट बीपीएससी को दे दिया है, और बीपीएससी को स्पष्ट ये बात बताई गई है कि परीक्षा के पूर्व क्वेश्चन लीक हो चुका था, पेपर लीक हो चुका था। लेकिन बीपीएससी का अपना अलग फंडा है, चूंकि इसमें कल्प्रिट बीपीएससी ही है, और बीपीएससी को भी जांच मिला है। तो उनका ये कहना है कि 15 तारीख को 2:30 अपराह्न में उनको इसकी सूचना मिली, और उस समय तक प्रथम पाली का परीक्षा हो चुका था, और द्वितीय पाली का परीक्षा 2:30 शुरू हो चुका था। उसके बाद ये सूचनाएं मिली हैं। लेकिन अब ये बड़ा अजीब बात लगता है कि उसी दिन 15 तारीख को सवेरे गिरफ्तारी होती है, और उसी समय यह मामला फैल जाता है कि पेपर लीक हुआ है। तो फिर 2:30 की बात कैसे की जा रही है, ये बात समझ में नहीं आता है, और लगता है कि फिर इसी तरह के भ्रमजाल में फंसाकर फिर इस मामले को कहीं न कहीं लीपापोती इसकी कर दी जाएगी। और उसका कारण भी है, उसका कारण ये है कि पिछली बार भी आपने देखा होगा, जब बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हुआ था, उस समय बड़े-बड़े पदाधिकारियों का नाम आया था। सबसे पहला शक उन पर गया था, लेकिन फिर कोई हाथ नहीं डाला। अब कहाँ से रोका जाता है या किस तरह की व्यवस्था है सिल्वर गैंग की, ये तो जाँच का क्रम है। हालाँकि ईओयू में जो अभी अधिकारी हैं, जो इंचार्ज हैं, वो नैयर हसनैन खान हैं, बहुत ही सख्त और बहुत ही ईमानदार, निहायत ईमानदार पदाधिकारी हैं। मोतिहारी में एसपी रह चुके हैं, हम लोग उनको बहुत नज़दीक से जानते हैं, उनकी कार्यप्रणाली को। लेकिन बावजूद स्थितियाँ यही है कि पिछले बार जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, कई गिरफ्तारियाँ, 33-34 गिरफ्तारियाँ हुई थी, लेकिन उसका अंत क्या हुआ, वो किसी को पता नहीं चल पाया। तो इसमें भी उसी तरह का मामला है, जबकि अपराध इकाई ने बाज़ाब्ता जब छापेमारी की थी, तो उसमें वो पेन ड्राइव मिला था, और उस पेन ड्राइव में क्वेश्चन पेपर मिला था। बाद में जब
बीपीएससी से उस क्वेश्चन पेपर का मिलान किया गया तो एकदम सेम था। और ये बात जानी हुई है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि 10-10 लाख रुपए में ये मामला तय हुआ था। और सलवर गैंग उसी तरह रटवा के परीक्षा देने वाला था, उसी बीच में ये धरपकड़ की बात चालू हो गई। अब देखिए कि इसको लेकर कल बैठक भी हुई थी। बीपीएससी की बैठक इसलिए हुई थी कि अगर लीक पहले हो गया है तो परीक्षा को रद्द किया जाए। अब देखिए हजारीबाग में एक पकड़ा गया, तो क्या ज़रूरी है कि केवल हजारीबाग में ही इस तरह का कारोबार हुआ हो? हो सकता है कि अन्य जगहों पर भी हुआ हो। क्योंकि हजारीबाग में पकड़ा गया इसलिए बातें सामने आई। देखिए हमारे यहाँ एक कहावत कहते थे एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग कि चोरी विद्या भालो आसी यदि पकड़ो ना जाए। मतलब कि जो चोरी जो है वो बड़ी अच्छी विद्या है, लेकिन तब तक के लिए जब तक पकड़ा नहीं जाता है। तो हजारीबाग में पकड़ा गया तो बातें सामने आ गई, और जहाँ नहीं पकड़े गए, हो सकता है कि गोरखपुर में भी इस तरह का काम हुआ हो। हो सकता है कि बिहार में सटे नेपाल बॉर्डर में काम हुआ हो, इधर आसाम में काम हुआ हो, सब सटे हुए हैं, यूपी में हुआ हो इस तरह का कारोबार। लेकिन चूँकि हजारीबाग में ही ये पकड़े गए इसलिए उसी की चर्चा हो रही है। अब आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 313 आदमी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 270-71 आदमी तो हजारीबाग से ही गिरफ्तार हुए थे, और 266 लोगों को बेऊर जेल में भेजा जा चुका है। बेऊर जेल के जो अधीक्षक हैं उनसे उनका जो बयान है, उनसे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इसमें 88 महिला अभ्यर्थी हैं। अब आप अंदाज कीजिए कि उन परिवार का वो परिवार कैसे हैं जिन्होंने 10 लाख रुपया देकर महिलाओं को इतने बड़े रिस्क में झोंक दिया। अब वो जेल में है, और आपको जान के आश्चर्य हो गया होगा कि जेल में जो 88 महिलाएं हैं उसमें कुछ महिलाओं के बारे में बताया जा रहा है कि गर्भवती हैं। अब चले थे नौकरी लेने, लेकिन चूंकि गलत रास्ते पर गए थे तो सही अंजाम पर ये लोग पहुंच गए हैं। अब जो गार्जियन, चूँकि महिलाएँ तो खुद गई नहीं होंगी, उनके घर के लोग इस तरह के काम में इन्वॉल्व किए होंगे। तो कितना गलत हुआ उन महिला अभ्यर्थियों के साथ, या जो भी अभ्यर्थी हैं, लोभ में जब आदमी फँसेगा और गलत रास्ते को चुनेगा, तो अंजाम तो यही होना है। खैर देखते हैं, हालाँकि इस पर जानना है कि पूरी तरह राजनीति भी चल रही है। तेजस्वी यादव सरकार पर बोल रहे हैं, उधर से सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, और जानते हैं, जब ऐसे मामलों में राजनीति शुरू हो जाता है, तो उसी समय ये समझिए कि इस मामले पर कहीं न कहीं पर्दा डालना शुरू हो जाता है। उस पर इस तरह से धूल डाला जाता है कि वो चीज़ें दब जाती हैं। इसलिए जब तक ये राजनीति से अलग होकर इसकी जाँच होगी, तभी तक ये सही अंजाम तक पहुँच पाएगा। अब देखते हैं क्या होता है, परीक्षा रद्द करती है बीपीएससी या नहीं करती है। जो मास्टरमाइंड जिसके बारे में कहा जा रहा है विशाल, जो इस कारोबार को कराता था, करता था, वो धरा गया। लेकिन एक अकाउंटेंट की इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी, इतना ताकत कि पूरे बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी इस तरह का रैकेट चलावे, संभव नहीं है। इसके पीछे बड़े-बड़े व्हाइट कॉलर्ड होंगे, और शायद उन्हीं का दबाव होता है, उन्हीं का डर होता है कि इन चीज़ों पर धूल डाल दिया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना मत, अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।